नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमने 2-3 दिन पहले बताया था आपको कि हम एक जो है नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत में होने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आपका कोई KVS का, NVS का या सेंट्रल एग्जाम है, DSSB का है, या कोई HTET है, CTET, कोई भी टेट है, उन सभी को कवर करने के लिए हम अपनी एक नया बैच लेके आएंगे और वो आज ही हम शुरू कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजी का बैच है प्यारे बच्चों। इसमें हम मनोविज्ञान, CDP वगैरह, बच्चे के सारे विकास के ऊपर कंप्लीटली हम साइकोलॉजी को कवर करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, आप इस बात से परिचित हैं कि बाल विकास या मनोविज्ञान या शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको ऑब्जेक्टिव करके नहीं पढ़ना होता। इसमें हम अनुस्वर की तरफ नहीं भागेंगे। ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी समझ कैसी है, शिक्षा कैसी है, आप किस प्रकार से पढ़ना पसंद करते हैं, आप कैसे अच्छे हैं, बुरे हैं, नैतिक हैं, अनैतिक हैं, औपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं। उन सारी चीजों को कवर करते हुए हमारी ये क्लास रहेगी। प्यारे बच्चों, इसमें एक तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अपना ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपके विकास में अग्रसर होगा और उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी 30 नंबर से लेकर अपर वेटेज रखता है किसी भी टेट में, और जो भी हमारे DSSB वगैरह के एग्जाम होने उसमें भी एक अच्छी भूमिका निभाता है, अगर आपको ये सही ढंग से पता है तो। प्यारे बच्चों, शिक्षा और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का विकास बहुत समय पहले से चला हुआ है, अरस्तु, एरिस्टोटल वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि जीवन में जब भी हम कोई चीजें सीखते हैं वो सारी शिक्षा या मनोविज्ञान के अंतर्गत मानी जाती। हम ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको सारी बातें साथ के साथ बताते चलेंगे। इस सब्जेक्ट को आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन जब आप मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, CDP वगैरह पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आप अपने आप को सहज बना के रखें, धैर्य बना के रखें, एक अच्छे गुण अपने अंदर रखे ही आप इसकी जो अध्ययन करेंगे, इस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो सफल हो पाएंगे। शुरुआत करते हैं, हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। उनसे रिलेटेड आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन भले ही हम 4 कर पाए, लेकिन उस 4 के साथ जो मटेरियल आपको बताया जाएगा वो परीक्षा उपयोगी रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम कवर करने जा रहे हैं शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों की शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठ। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये रीट लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और अपनी एक उपयोगिता रखने वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से। तो 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर रहेगा वो आप बता दीजिएगा। आपको समय दे दिया जाएगा, आप साथ के साथ कमेंट कर दिया करो प्यारे बच्चों, क्योंकि है ना, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो, इससे अभी कहने का मतलब है कि लाइव में नहीं हो आप, तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो कृपया करके आप साथ के साथ अपने आंसर पहले माइंड में रख लिया करो कि मेरा आंसर ये है, फिर मैं बताऊं तो देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे जो आंसर रहेगा, एक शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। इन प्रमुख आधारों के बारे में किसने जिक्र किया है, वो है आपके जॉन डीवी। और जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी होती है प्यारे बच्चों। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को त्रिमुखी बोला गया। त्रिमुखी किस प्रकार से बोला गया है, इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो प्यारे बच्चों कि कौन देगा शिक्षा को, वो अध्यापक होता है, तो इसमें अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा प्यारे बच्चों, वो किसे देगा, तो वहां पे विद्यार्थी होना जरूरी है। तीसरा प्यारे बच्चों, वो क्या देगा, कौन सी चीजें पढ़ाएगा, वो पाठ्यक्रम होना जरूरी है। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को त्रिमुखी बनाया गया है और उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है। आपका आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है ना। जॉन डीवी ने एक बात बताई थी प्यारे बच्चों कि जो पाठ्यक्रम अगर हमारे पास नहीं होगा, सपोज करो एक चीज नहीं, पाठ्यक्रम नहीं है, अगर शिक्षक और छात्र रहे, पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं है,
तो शिक्षक और छात्र क्या ही कर लेंगे, अकेले बैठ के बत्ते मारेंगे प्यारे बच्चों, पर वो भी तो पाठ्यक्रम होगा ना। अगर आप कोई दो बच्चे बैठे हो, दो विद्यार्थी बैठे हो, कोई आपको कोई चर्चा पे विषय कर रहे हो, किसी विषय पे चर्चा कर रहे हो प्यारे बच्चों, आप तो इस बात से परिचित हैं कि जो भी चर्चा हो रही है वो एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया जाएगा। एक आप में शिक्षक होगा, एक आप में विद्यार्थी होगा, तो इस बात का ध्यान रखें और जॉन डीवी का नाम इसमें महत्वपूर्ण लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है उसका अध्ययन किसी टीचर को, जैसे मुझे या आप अगर टीचर बनने जा रहे तो आपको उसका अध्ययन किस लिए करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा, एक सीधी सी बात है, अगर कोई टीचर मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है तो वो इसलिए तो अध्ययन नहीं करेगा प्यारे बच्चों कि वो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अगर कोई शिक्षा सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से पढ़ी जा रही है, वो उसका हमारी मनोवैज्ञानिक शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। हम उसे शिक्षा के क्षेत्र में मानते ही नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव होती है प्यारे बच्चों। तो कोई भी अध्यापक अगर होता है प्यारे बच्चों, तो अध्यापक को एक सम्यक दृष्टिकोण मिलना चाहिए, और सम्यक दृष्टिकोण अध्यापक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही मिल सकता है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन अगर होता है तो ही अध्यापक एक सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे बच्चों के प्रति टीचर के अंदर कैसी भावना जगेगी। मनोवैज्ञानिक शिक्षा से प्रेम, सहानुभूति और सौहार्द, सहानुभूति और सौहार्द, फोन आ रहा किसी का, सौहार्द। तो प्यारे बच्चों, ये गुण जो है वो अध्यापक के अंदर तभी आ सकते हैं कि भाई जब वो मनोवैज्ञानिक शिक्षा को भली भांति जानता हो। एक दूसरी बात होती है कि समदर्शी दृष्टिकोण भी होना चाहिए टीचर में, समदर्शी दृष्टिकोण। और समदर्शी दृष्टिकोण कब होगा टीचर में, जब वो मनोविज्ञान का एक अच्छा शिक्षित और उसे पता होगा कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी है। तो यहां पे हमारा जो सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि भी कोई भी टीचर अगर मनोवैज्ञानिक शिक्षा का अध्ययन करता है तो वो किस लिए करता है, वो इसलिए करता है कि वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। प्यारे बच्चों, आगे है इसमें शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, आत्म संतुष्टि के लिए नहीं, बच्चों की संतुष्टि के लिए पढ़ाता है, समझे। और टीचर अगर आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ाएगा प्यारे बच्चों, और बच्चों को समझ नहीं आए तो उस अध्ययन का फायदा कहां पे होगा, वो किसी भी चीज में उपयोगी नहीं होगा। 4th ऑप्शन है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। कोई टीचर इसलिए नहीं पढ़ाता वो दूसरों को प्रभावित कर सके। हाँ, ऐसा माना गया कि आजकल जो स्कूलों में टीचर, प्राइवेट स्कूलों में टीचर जाते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को मुख्य प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। वो पहनावा ऐसा करके जाते हैं ताकि सारा स्कूल का स्टाफ और सारे स्कूल के बच्चे, यह हकीकत है, आप भी इस बात से परिचित हैं, उससे प्रभावित हो। लेकिन वाक्य में एक अगर अध्यापक इस भूमिका में आता है तो वो ये चीजें नहीं देखता कि वो दूसरों को प्रभावित करे, तो ये तो गलत है। ये भी नहीं रहेगा, आपका आंसर बी रहेगा कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या होता है, इससे समदर्शी दृष्टिकोण मिलता है, सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है। वो भेद नहीं करेगा कि भाई ये बच्चा, वो बच्चा, इस बच्चे को ज्यादा पढ़ाया जाए, उस बच्चे को नहीं पढ़ाया जाए। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा देखा है और सरकारी में भी होता होगा, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है प्यारे बच्चों कि भाई किसी बच्चे के प्रति किसी अध्यापक का ज्यादा अच्छा अनुभव या व्यवहार होता है, किसी दूसरे के प्रति थोड़ा सा हिचक में होता है कि भाई उसके प्रति उसके जो लहजा है बोलने का, उसमें भी फर्क होता है। तो वो चीजें एक अच्छे अध्यापक को अच्छी नहीं लगती। तो प्रेम सभी के लिए, सहानुभूति, सौहार्द और प्यारे बच्चों समदर्शी दृष्टिकोण टीचर को कौन देता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी वो बना सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या दिया गया है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है।
कुर्ट लेविन, जेबी वाटसन, E.R. गुथरी, डोनाल्ड हैव। और एचटेट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आप कमेंट करो, मैं 10-15 सेकंड बीच में आपको समय देता हूं, इसका आंसर नहीं बताता हूं प्यारे बच्चों, तो आप इसे बताइएगा, सोचिएगा। व्यवहारवाद प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद मैं आपको वैसे बता देता हूं व्यवहारवाद क्या होता है। एक फोन आ रखा है, कॉल करो, एक बार अटेंड करो और उनको बोलो कि क्लास चल रही है। तो प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊं व्यवहारवाद का जनक कौन था। तो व्यवहारवाद का जनक था प्यारे बच्चों जेबी वाटसन। जेबी वाटसन व्यवहारवाद का जनक था। इसने व्यवहार का विज्ञान बताया था मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान। जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया था। और प्यारे बच्चों व्यवहारवाद की स्थापना इसने 1913 में कर दी थी। व्यवहारवाद की स्थापना इसने 1913 में कर दी थी। याद रखने की चीजें, ये कमेंट, ये जो साइड में लिख रहा हूं ये आप कॉपी में लिख लेना साथ के साथ, ठीक है ना, पेपर में आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेंगी। तो व्यवहारवाद का विज्ञान जेबी वाटसन ने दिया था और व्यवहारवाद का विज्ञान 1913 में दिया था प्यारे बच्चों। समझ में आई ये चीज। इससे क्या होता है कि जेबी वाटसन कहते हैं कि इनके अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक, वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान बताया था इसने। किसको? मनोविज्ञान को। किसने बताया था? जेबी वाटसन ने बताया था प्यारे बच्चों। उसने बताया था कि जो इसकी विषय वस्तु रहेगी वो सिर्फ व्यवहार होगी। व्यवहार, इससे पहले चेतना पे हम बात किए हुए थे। इससे पहले व्यवहार से पहले चेतना का विज्ञान ही हम मनोविज्ञान से संबंध रखते थे। लेकिन बाद में इसने बताया कि चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इसमें चेतना शामिल नहीं की जा सकती। समझे प्यारे बच्चों? इन चीजों को साथ में नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया गया है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, चेतना का अध्ययन, मन का अध्ययन, बर्ताव का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था प्यारे बच्चों कि चेतना के बाद तो व्यवहारवाद आ चुका है और वो वाटसन दे चुके हैं। तो मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ है ना, वो प्यारे बच्चों वो भी यही है। वो क्या है? बर्ताव। इसमें व्यवहार नहीं है, बर्ताव शब्द है, वही बात है, बिल्कुल सही है। और ये वाटसन ने दिया था प्यारे बच्चों, वाटसन ने, ठीक है ना। वाटसन ने, जेबी वाटसन है ना, वो जेबी वाटसन, उन्होंने दिया था बर्ताव का अध्ययन, व्यवहार क्या है उसको मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थों में हम लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है प्यारे बच्चों? वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? सेम क्वेश्चन, ये स्टेट पेपर 2 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? आत्मा का, व्यवहार का, मस्तिष्क का, चेतना का। तो प्यारे बच्चों वर्तमान समय में तो हम व्यवहार पे ज्यादा फोकस रखते हैं। ये ऑप्शन नीचे ऊपर हो चुके हैं, कोई बात नहीं। व्यवहारवाद की कल्पना किसने दी थी प्यारे बच्चों? वो दी थी आपके वाटसन ने। इसे भूलना नहीं, मैं बार बार लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। व्यवहारवाद वाटसन लेकर आए थे आपके पास। और इससे क्या होता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों। उद्दीपक अनुक्रिया का जन्म होता है, लगा लो, या फिर इसका प्यारे बच्चों इसका आविर्भाव होता है प्यारे बच्चों, इसका जन्म होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? व्यवहार से। व्यवहार से उद्दीपक किस प्रकार से है प्यारे बच्चों? ये है ना, कल्पनाओं में नहीं होती, व्यवहार में होती है। कि भाई किसी बच्चे का व्यवहार तो आपके प्रति है लड़ाका, किसी बच्चे का व्यवहार है प्रेम का। कोई बच्चा छोटी सी चीज से भयभीत हो जाता है, कोई बच्चा रैट से भयभीत हो जाता है, कोई नहीं होता उसको मार देता है। तो ये तो व्यवहार का विज्ञान है ना प्यारे बच्चों, वही मनोविज्ञान। उसकी मनोवृत्ति थोड़ी अलग बनी हुई है। तो आपकी मनोवृत्ति कैसी है? आप झगड़ालू प्रकार के हैं, आप शांत प्रकृति के हैं,
ये चीज आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोविज्ञानिक स्थिति है और ये शिक्षा से सुधरती है प्यारे बच्चों। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये लीजिए। इसमें दिया गया है मनोविज्ञान के मतवाद समूह को उसके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है कि भाई मनोविज्ञान के अलग अलग वो दिए हैं, किसी ने व्यवहारवाद को दिया है, किसी ने आचरणवाद, किसी ने मनोविश्लेषण, किसी ने रचनात्मकतावाद, तो उनके नाम दिए गए किसने कौन सी चीज दी है प्यारे बच्चों। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जो आचरण है ना प्यारे बच्चों, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आचरण कैसा है आपका, टेंडेंसी कैसी है, ठीक है ना, उस चीज को दिया था प्यारे बच्चों वर्दीमर ने। किसने दिया था? नहीं, स्कीमर ने दिया था प्यारे बच्चों, स्किनर ने दिया था। आचरणवाद को दिया था स्किनर ने, ठीक है ना। और मनोविश्लेषण दिया था फ्रायड ने प्यारे बच्चों, फ्रायड ने। मनोविश्लेषण किसने दिया? फ्रायड ने। ये सारी की सारे जो वाद दिए गए हैं इन पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पूरा, आप चिंता ना करें। सामग्रिकतावाद दी थी वर्दीमीर ने, ठीक है, और रचनात्मकतावाद दिया था प्यारे बच्चों वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? ए का है 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन 2 रहेगा प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है ना। तो इनको आप साथ में, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वीडियो को पॉज करके इनको साथ में लिख लेना प्यारे बच्चों कि कौन सा किसने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। ऑप्शन ए है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा। ऑप्शन बी है कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। स्टेट 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या होता है कि अनौपचारिक शिक्षा में है ना प्यारे बच्चों, किसी भी चीज की निश्चितता नहीं होती, इसीलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कोई निश्चितता निर्धारित नहीं होती, निश्चितता नहीं। इसमें विशेषताएं बताऊंगा मैं अलग से, पहले आप इनका आंसर दो। अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो इसमें आंसर रहेगा आपका जो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है वो है कक्ष में दी गई शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। प्यारे बच्चों ये औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक, अनौपचारिक नहीं है। इसको हम औपचारिक स्थिति में डालेंगे, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा किस प्रकार है, औपचारिक शिक्षा किस प्रकार है वो समझो आप ध्यान से। पहले इसके लिए आपको किस चीज का पता, कोई मक्खी बैठी है क्या इस पे? औपचारिक शिक्षा एक्चुअल में क्या होती है, पहले मैं अनौपचारिक शिक्षा बताता हूं प्यारे बच्चों। अनौपचारिक शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती और औपचारिक शिक्षा में निश्चितताएं होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षा के और भी नाम है प्यारे बच्चों। अनौपचारिक शिक्षा को बोल सकते हैं आप आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा। आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा, जिसमें जो नियोजन नहीं होता प्यारे बच्चों, पहले से कुछ नियोजन नहीं होता हमें क्या सिखाना है, ये चीज पाठ्यक्रम निर्धारित करके नहीं सिखाई जाती। इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। ये खुद ब खुद भी क्यों चल रहा है, इसको ना साफ करवाना बाद में। ये देखो, इसको पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। यहां लिख नहीं सकते तो नहीं, पाठ्यक्रम नहीं होता इसका कुछ भी, और इसमें कुछ भी उद्देश्य नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम नियोजित होता है, कक्षाएं नियोजित होती हैं और उसके बाद शिक्षा दी जाती है प्यारे बच्चों। तो पहले मैं अनौपचारिक शिक्षा की अगर विशेषताओं की बात करूं कि इसकी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, ध्यान रखना ये अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं आपको बताऊंगा यहां पे एक एक करके, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जो है शिक्षा अनियमित,
इसमें जो शिक्षा क्या होती है, अनियमित होती है, ठीक है ना। अनियमित से अभिप्राय क्या है, जैसे कि घर पे पापा के साथ बैठे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, उनने कोई बात बता दी ऐसे चलते चलते और वहां से आप सीख गए, तो वो अनियमित हुई ना। हर रोज तो पापा ऐसे नहीं बैठ के बात बताते, किसी दिन बता दी। कहीं आप रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ सिखा दिया, तो वो अनियमित हुई ना प्यारे बच्चों। इसके बाद अव्यवस्थित भी है, मैंने बताई थी ऊपर भी, अब भी लिख देता हूं, अव्यवस्थित। इसमें व्यवस्थित कुछ नहीं होता कि हम इन बातों पे ही बातें करेंगे और कोई बातें नहीं करेंगे, ये अव्यवस्थित भी होती है, समझे इस बात को। और तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि प्यारे बच्चों, ये आकस्मिक हो गई है, अनियोजित हो गई है, इसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, पूर्व उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, पूर्व उद्देश्य निर्धारित नहीं होता। ये साथ के साथ नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, निर्धारित नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और इसकी क्या विशेषताएं होती है प्यारे बच्चों, इसमें शिक्षा आजीवन चलती रहती है, अनौपचारिक में आजीवन शिक्षा मिलती रहती है ना। ये तो नहीं है ना प्यारे बच्चों अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा तो आप कक्षाएं पढ़ते हैं, वहां से सीखते हैं, कोई कोर्स खरीदते हैं, वो औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा दादा ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, जीवन में उतार चढ़ाव ने जो आपको शिक्षा दी है, तो आजीवन चलती, मृत्यु तक चलती रहती है प्यारे बच्चों। इसमें परिवार वालों ने आपको क्या शिक्षा दी, दोस्तों ने आपको धोखा दिया कि आपका विश्वास जीता, दोस्त अच्छे होते हैं बुरे, आप कई बार बोलते हैं ना, ऐसे डायलॉग लगा देते हैं ना, आप कई बार लगाए होंगे, आप लोगों ने भी इस प्रकार के डायलॉग कई बार लगाते होंगे कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारों को पैसे नहीं देने चाहिए। ये कहां से सीखा आपने? आपने अनुभव करके सीखा। अनौपचारिक शिक्षा है ये आपकी, समझे। तो इसमें ये आजीवन चलती रहती है, ये इसकी विशेषता है प्यारे बच्चों, समझे। ये सरल और स्वाभाविक जीवन पर होती है, सरल और स्वाभाविक जीवन पर सामान्यतः सीखते हैं इसे हम। सरल और स्वाभाविक जीवन से भी अभिप्राय है कि इसमें जटिलताएं नहीं होती, छोटे बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हैं, बड़े बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हैं। मैं बच्चा ही कहूंगा, बड़ों को भी। हम बच्चे रहते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। हमारी अवधारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम बच्चे ही रहते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हम सीखते रहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखते रहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसका जो होता है प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्र जो होता है, हम कहां से सीखते हैं, इसे हम समुदाय से सीखते हैं प्यारे बच्चों, अपन जहां पे हमारा परिवेश है, समाज से सीखते हैं, या समाज इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे परिवार से सीखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे आप मित्र मंडली से सीखते हैं, आपके दोस्तों के साथ रहकर सीखते हैं, मित्र मंडली, समझे ना, है ना। यात्राओं से सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। खेल के मैदान आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, खेल का मैदान, यात्रा, और मर्जी आपकी, जो आपको नियोजित नहीं है वो सारी शिक्षाएं अनौपचारिक के अंतर्गत हम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसमें खास बात यह है कि अनौपचारिक शिक्षा की कोई परीक्षा नहीं होती आपकी, कोई परीक्षा नहीं। यहां पे लिखता हूं, ये विशेषताएं लिख रहा हूं, कोई परीक्षा नहीं। मैं यहां से इतने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, इनमें से अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, तो भी क्वेश्चन बनेंगे, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। उन क्वेश्चन को ऐसे ही ड्रॉप करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों पहले से। तो कोई परीक्षा नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं होता, मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने किसी से कोई शिक्षा ली, आपको ठोकर लगी, आप कुछ सीख गए। जीवन में बहुत सारी ठोकरें लगती हैं, वहां से आप कुछ सीखते हैं, तो वहां से आप थोड़ी ना, उसकी कोई परीक्षा होगी, अब फिर से आप ठोकर खा सकते हैं जीवन में, कोई बात नहीं, 2 बार सीख लेंगे, तीसरी बार ठोकर खाएंगे तब सीखेंगे। जीवन सिखाता है प्यारे बच्चों, खुद ब खुद सिखाता है। समय की अपनी योजनाएं होती हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्यारे बच्चों ये अनौपचारिक शिक्षा के मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए। अब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं प्यारे बच्चों। ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। 8th क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया। 4 ऑप्शन आपके पास है, थॉमसन ने, पेस्टालोजी ने, जॉन स्टुअर्ट ने और अरस्तु ने। पर बच्चों स्वस्थ मन,
स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में ही वास करती है। ये चीज अरस्तु ने बताई थी हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अरस्तु ने, उसने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, उसके पीछे पूरा सिद्धांत दिया उसने, लेकिन ये बात आप भली भांति जानते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में निपुण नहीं होंगे, और दूसरी बात, आप उसमें रुचि ही नहीं दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना सही है। इसके लिए सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, अपने शरीर को, जैसे हम 24 घंटे में सभी कार्यों को, सोने को, खाने को, पीने को, अपने व्यवसाय को, पढ़ाई को देते हैं, इसी प्रकार एक्सरसाइज को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने, पढ़ाई किसी भी तरीके से, अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ करके पढ़ाई करते हैं, तो सारी चीज आपके माइंड में सेट फिट हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेट लफ्तीफी करते हैं, हर चीज करने में सुस्ती दिखाते हैं, तो प्यारे बच्चों पढ़ते समय मन नहीं लगेगा, दिमाग इधर उधर भागेगा। मेडिटेशन नहीं करते हैं आप, तो दिमाग इधर उधर भागेगा, इधर उधर की बातें माइंड में आएंगी। पढ़ते वक्त जरूर आएंगी, वैसे आए चाहे ना आए, लेकिन उसका एक ही इलाज है, सुबह उठें, शांति से प्रैक्टिस करें, और प्यारे बच्चों मेडिटेशन जरूर करें। 10 से लेकर 30 मिनट तक का मेडिटेशन निश्चित करें, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इससे क्या होगा कि मन शांत रहेगा, आपकी एजुकेशन लेवल की जो कंप्रीहेंशन है प्यारे बच्चों, जो कि एब्जॉर्प्शन पावर है, पढ़ाई को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, वो बढ़ेगी प्यारे बच्चों इस चीज से, तो उसे आप नजरअंदाज ना करें। तो ये एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना दिया था अरस्तु ने प्यारे बच्चों। किसने दिया था? अरस्तु ने। इसने बताया था कि जो शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है प्यारे बच्चों, इसने ये बात कही थी। शिक्षा अब वो होगी कैसे? इसने बताया जो शिक्षा है वो शारीरिक शिक्षा है। अब आपको पता है कि अगर शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? एक्सरसाइज करने से। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है तो वो कैसे रहेगा? मेडिटेशन करने से। अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा, आप मालिश करते हैं, ये शिक्षा ही तो आपके पास। तो क्या बताया था इसने बताया था कि शिक्षा जो है क्या करती है? स्वस्थ शरीर, शिक्षा स्वस्थ शरीर की सही स्पेलिंग है यही, में स्वस्थ मन, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। अगर आपका देखो, पहले तो शिक्षा आपको स्वस्थ शरीर देगी, दूसरा फिर ये उस शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण भी करेगी। जो आदमी शिक्षित होगा ना प्यारे बच्चों, वो देख लेना बहुत शांत प्रवृत्ति का होगा। अभी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पंगा हुआ था, वो एक राउस कैंपस करके में बच्चे वो पानी भर गया था और बच्चों की डेथ हो गई थी, और सारा का सारा ठिकरा विकास विकृति सर के ऊपर फूटा था। तो उनका लहजा देखा आपने, कितने शांत प्रवृत्ति, इतनी बड़ा उनके ऊपर लगा हुआ कि पूरा भारत में जो यूपीएससी का मेन हेड बना के रख दिया था विकास को, तो उन सर को, और वो इतनी शांति से किसी भी न्यूज चैनल के सामने आके बिना किसी हेजिटेशन से, बिना किसी बौखलाहट से शांति से वो अपनी बातें रख रहे थे प्यारे बच्चों। तो ये एक स्वस्थ शरीर में उन्होंने एक स्वस्थ मन का निर्माण करा। वो है, वो दुखी नहीं हुए कि बच्चे मुझे कह रहे हैं, उन्होंने समझा, बच्चों की व्यथा को समझा, उन्होंने समझा कि हाँ उनका मेरे को कहना सही है। वो उन पे इतना भरोसा करते थे बच्चे कि विकास दिव्यकृति सर तो उठ के आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ डिले किया, तब तक चीजें साफ नहीं होने की वजह से वो पीछे रही कि भाई मुझे अब तब तक चीजें क्लियर नहीं हो कुछ भी। अगर वो भी एक शिक्षा ही है ना कि वो कुछ बोलने से थोड़े रुके ताकि चीजें साफ हो जाएं, कैसे क्या कुछ हुआ था। तो ये सारी चीजें शिक्षा ही सिखाती है। अगर आप बौखलाहट में किसी से लड़ाई करते हैं, घर में झगड़ा रखते हैं, तो फिर आप शिक्षित नहीं है। शिक्षित होना जरूरी, डिग्री होना जरूरी नहीं, शिक्षित होना, शिक्षा होनी जरूरी है प्यारे बच्चों। पढ़ा लिखा और शिक्षित होने में फर्क है। आपके पास डिग्रियां हो सकती है, आप मास्टर डिग्री के हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं, नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, एमफिल की हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप छोटे से मुद्दे पर आग बबूले हो सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्थित शरीर और एक व्यवस्थित मन जो एक शिक्षा से प्राप्त हुआ है, वो कभी भी अपने जीवन को अव्यवस्थित नहीं होने देता। समझे इस बात को? और मानसिक शक्ति को, जो हमारी मानसिक शक्ति है, वो अरस्तु ने यह बताया था कि जो मानसिक स्थिति है ना, उसको व्यवस्थित सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है प्यारे बच्चों। इससे हमें परम सत्य प्राप्त होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? परम सत्य प्राप्त होता है अरस्तु के इसी सिद्धांत से कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, इसी सिद्धांत से हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है प्यारे बच्चों। अच्छाई और सौंदर्य, अच्छाई सौंदर्य
पर बच्चों अच्छाई और सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये चीजें इस सिद्धांत में इनके द्वारा बताई गई थी कि वो ऐसा निर्माण करती है शिक्षा जो आपको इस प्रकृति की परम सत्य को, इसकी अच्छाई को और इसकी सौंदर्यता का आनंद लेने के लिए सक्षम बनाती है शिक्षा। तो ये आप ध्यान रखना, अरस्तु ने दिया था। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता इस क्वेश्चन पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, 9 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो प्यारे बच्चों जो अस्तित्ववाद है ना प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो अपने निर्णय खुद लेता है, दूसरे उसको हैंडल नहीं करते। जैसे कि आप हो सकता है मेरी इस अवधारणा से थोड़े से तंग हो जाएं प्यारे बच्चों कि भाई जैसे कि आपके माता पिता ने बोल दिया नहीं बेटा ये सब्जेक्ट नहीं लेना, 12th करते ही ये आप है ना नॉन मेडिकल में जाओ, 10th करते ही आप मेडिकल में जाओ, आप उसमें जाओ, आर्ट्स नहीं लोगे, आप साइंस साइड लोगे, आप बायोलॉजी लोगे, आप मेडिकल साइड जाओगे। ये माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अस्तित्ववाद के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति अपना निर्णय खुद कर सके, उसके लिए बच्चे को तैयार किया जा सके। इससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और जो बौद्धिक रूप से अगर किसी को हमने तैयार करना होता है तो वो हमें शिक्षा करेगी और वो अस्तित्ववाद के आधार पर ही करेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जब तक कोई व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं माना जाता। जब कोई व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने निर्णय खुद करे अस्तित्ववाद के आधार पर, तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। शिक्षा का उद्देश्य कब बोलेंगे पूर्ण हुआ? उद्देश्य पूर्ण हुआ जब माना जाएगा जब वो व्यक्ति ये डिसाइड करे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, खुद ब खुद डिसाइड करे। और इसी से ये डिसाइड होगा कि व्यक्ति में, अस्तित्ववाद से ये निर्धारित होगा कि व्यक्ति में अपना निर्णय लेने की जो है अक्षमता विकसित हो चुकी है। और जब वो अक्षमता विकसित हो जाए तब हम कहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जब तक आप अपने हस्बैंड के कहे पे चल रहे हैं कि ऐसा करना वैसा करना, हो सकता है हस्बैंड भी देखते हो मेरे को, आज से मेरी क्लास, मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। अस्तित्ववाद के अनुसार अगर आप किसी दूसरे के आधार से चल रहे हैं, अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं मास्टर डिग्री हूं, मेरे पास मास्टर डिग्री है, प्यारे बच्चों मैं PhD होल्डर हूं, मैं नेट क्वालिफाइड हूं, अगर आप अपने परिवार से प्रभावित होकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आप समाज से डरकर अपने डिसीजन ले रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। आप अपने बेटे से डरकर डिसीजन ले रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। फादर से डरकर डिसीजन ले रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आप डिसीजन खुद नहीं लेते हैं प्यारे बच्चों तब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। ठीक है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप सारी बातें समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, समय ज्यादा नहीं लेंगे। यहां क्या दिया गया? शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, औपचारिक होता है, अंतराल होता है, अनौपचारिक होता है, निरंतर होता है। देखो औपचारिक अनौपचारिक तो इसके प्यारे बच्चों भाग हैं कि शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक। औपचारिक में तो हम सुव्यवस्थित ढंग से एग्जाम देते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई कोर्स पूरा करते हैं। अनौपचारिक मैंने बताया था आपको कि समाज से जो चीजें सीखते हैं, दोस्तों से, सगे संबंधियों से, यारे प्यारे मित्र न्यारे से, किसी से भी हम जब सीखते हैं तो वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। यात्राओं से, कहीं पे आप किसी भी चीज से, चाहे आप निर्जीव चीज से सीखे चाहे आप सजीव चीज से सीखे, वो सारी अनौपचारिक होते हैं। लेकिन जो शिक्षा का जो पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है वो होता है प्यारे बच्चों निरंतरता। क्या होता है वो? निरंतरता। निरंतरता क्या होती है कि प्यारे बच्चों जो व्यक्ति कुछ न कुछ निरंतर सीखता रहता है प्यारे बच्चों, और शिक्षा का प्रभाव उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। समझे ना कि आप ये नहीं कि 50 साल के हो गए हैं अब आप सीख नहीं रहे हैं, वहां पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे अपने बेटों से सीखने को मिले, चाहे आप फिर आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे उनसे सीखने को मिले। शिक्षा निरंतर चलती रहती है। जब तक सांस आ और जा रही है
तब तक आप सीखते रहते हैं, हर दिन हर पल। अतः निरंतरता प्यारे बच्चों, मैं कहूं एक शिक्षण का मुख्य नियम है कि शिक्षा जो है निरंतर चलती रहेगी। तो इसका आंसर हमारा निरंतरता रहेगा। हम हर समय पे नई नई चीजें सीखते रहते हैं, हमारी पूरी विज्ञान नई नई चीजें सिखाती रहती है, प्रकृति नई नई चीजें सिखाती रहती है। ये जो आपको इंद्रियां दी गई ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये इसीलिए कि आप इस संपूर्ण संसार को बोध कर सके, इनसे चीजें सीख सके, इनका निरीक्षण कर सके और नई चीजें प्राप्त कर सकें। पहले सूर्य पृथ्वी के अंदर में थी, फिर हमने सीखा नहीं सूर्य के अंदर में है, फिर हमें पता लगा कि नहीं हम भी किसी चीज के चक्कर लगा रहे, गैलेक्सी जिसको। तो हम धीरे धीरे सीखते जा रहे और मृत्यु पर्यंत सीखते रहते प्यारे बच्चों। और मैं आपको बताऊं, मनुष्य आज जो है, आप एक टेक्नोलॉजी के आधार से मेरे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारी सीख है, तो ये निरंतरता प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी पहली क्लास थी, मैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए इस क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहां पे मैंने 2 चैनल्स चलाए हुए हैं। एक मिनट रुकना। यहां पे मैंने 2 चैनल्स चलाए हुए हैं प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे। एक तो पेडागोजी का है जिसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट डालता हूं, एक में हमारा चैनल का है। तो दोनों के लिंक नीचे दिए गए हैं, जिसमें पेडागोजी और साइकोलॉजी की प्रैक्टिस डाली जाएगी, वहां से आप उन्हें ज्वाइन कर लेना। तो लाइट भाग गई थी प्यारे बच्चों किन्हीं वजह से। तो अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी क्लास का दी एंड होता है प्यारे बच्चों। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।